एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस की जब से तारीख आई है एग्जाम के लिए और आरओ की एग्जाम की तारीख आई है, तब से आप लोगों की लगातार ये फरमाइश होती जा रही है कि मैम इस सीरीज को जल्दी जल्दी कवर करवा दीजिए। तो चलिए, 21 का पेपर हम लोगों ने परसों कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग यूपी पीसीएस का 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से मैं और भी पेपर्स आपके साथ सॉल्व कराऊंगी। साथ ही साथ मेरी जो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट के लिए मैं आप लोगों के साथ डेली 2 या 3 शॉर्ट्स डाल दे रही हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल दे रही हूँ, जिससे आपके करंट अफेयर्स जो डेली पर्पस के होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? क्लोरोफिल में, कोलेजन में, केराटिन में या मायोग्लोबिन में? तो ये होता है मायोग्लोबिन में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में देखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, केरोटीन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन भी प्रोटीन होता है और ये जो पाया जाता है इसमें लोहे में इसकी बहुत ज्यादा अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसके अलावा जो उत्परिवर्तन करके जो जीन डेवलप होता है उसे उत्परिवर्तक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सौर सेल आप जानते हैं, जो सूरज से रिलेटेड जो रोशनी होती है, सूरज से जो रोशनी निकलती है वो सौर सेल में उसका प्रयोग होगा। जो फोटो सेल होती है वो विद्युत तरंग की तरह काम करती है, तो फायर अलार्म में फोटो सेल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन? तो नियोप्रिन जो नहीं है वही आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये क्या है? नियोप्रिन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक बहुलकों को बार बार गर्म करके अनेक रूपों में ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसेट बहुलक को गर्म करके बार बार नहीं ढाल सकते। ये इस एक प्रकार की प्राकृतिक रबड़ होती है जिसका प्रयोग पाइप, बेल्ट इत्यादि बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नंबर 5 क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में होता है? किस अंग में होता है प्रोटीन का पाचन, वो बताना है। तो देखिए, यकृत में होता है, मुंह में होता है, छोटी आंत में या अमाशय में? तो इसका पाचन होता है अमाशय में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्न रोग होता है? सूखा रोग, रक्त अल्पता, घेंगा या बेरी? तो ये बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूखा रोग आपको पता है किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन जो रक्त अल्पता होती है, खून की कमी से ये हो जाता है। और घेंगा रोग जो होता है वो होता है आपके आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, सेरेबेरम, ठीक है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, ये मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो होता है वो उल्टी, रक्तचाप आदि का नियमन करता है। सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और पढ़ने, सोचने, सीखने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हींग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं, असेशन और रीजन। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है।
तो ये क्वेश्चन जो रीजन और आंसर है दोनों ही आपके सही है, लेकिन व्याख्या नहीं की गई है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, धातु और गुणधर्म दे रखे हैं, सोडियम, पारा, चांदी और सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम का संबंध चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। पारा जो होता है वो आपके कमरे के तापमान के बराबर होता है, तापमान के द्रव में होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा ऊष्मा का कुचालक है। तो 4 का इसका जो 11 का आंसर सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लेक्सान, नियोप्रीन या टेफ्लॉन। तो फाइब्राइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 13वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 देख लीजिए, पदार्थ दे रखा है, उनका अनुप्रयोग दे रखा है। तो नीलत होता है इओसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फास्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नीलत होता का संबंध कवकनाशी से है, इओसिन का संबंध आपके लाल स्याही से है, सिल्वर आयोडाइड का संबंध कृत्रिम वर्षा से है और जिंक फास्फाइड का संबंध है आपके कृंतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल। तो इक्ष्वाकु इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? मापर तोल से, प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग नियंत्रण से, निर्माण से या राजस्व प्रबंधन से। तो मार्ग निर्माण से संबंधित होता है एग्रोनोमोई। इसके अलावा और भी देख लीजिए, जो राजस्व प्रबंधन का काम करता है उसे समाहर्ता कहते हैं। माप तोल की जो जांच करता है जिसके द्वारा की जाती है उसे पौथवा अध्यक्ष कहा जाता है। बाजार पर नियंत्रण का काम जो होता है वो पन्या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मौर्य काल में जो आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य होता है, हमें प्राचीन भारत का और आधुनिक भारत, प्राचीन भारत का और मध्य भारत का प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर होगा, आर्थिक स्ट्रक्चर होगा, इसके अलावा जो लिटरेचर जो स्ट्रक्चर है, उन सब पे हमें स्पेशल फोकस करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो उन्हीं से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन है। सूची, इसमें भी 2 सूचियां दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। जनपद दे रखी है, उनकी राजधानी देखिए। तो देखिए, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा और अश्मक की राजधानी थी पोतन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन कथन दे रखा है, हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनसे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जा सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही और व्याख्या भी इसकी सही की गई है, याद रखिएगा। देखिए, जब भी आप ये कथन कारण वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि कथन के बाद क्योंकि लगाना होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजय का ऐतिहासिक विवरण दिए जा सकते थे, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन हो जाएगा। जैसे हमें जानकारी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ये सब किया था, इसलिए हमें जानकारी मिली। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि इसको पहले पढ़ लो और फिर इसलिए लगा दो। जैसे चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जा सकते थे। इसीलिए चोल शासकों के विषय में हमें पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता है, हल्का फुल्का हमारे माइंड में होता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और कथन कारण वाले क्वेश्चंस हमारे पेपर में बहुत रहते हैं। तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये है आपके वीएस वांकर। ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। 1957 में इसके शब्द का 1957 में इसकी खोज हुई थी। महाभारत से ये जुड़ा हुआ है,
कैसे जुड़ा हुआ है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर शरण ली थी और शैल चित्रों की, ये अपने शैल चित्रों की वजह से भी प्रसिद्ध है। तो इन फ्यूचर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में कौन सा पुरातात्विक स्थल संबंधित है, तो भीमबेटका उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 दे रखा है, हड़प्पा, पुरास्थल और संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य, बालू, मांडी, पाडरी, हुलास। तो देखिए, जो बालू संबंधित है वो हरियाणा से है, मांडी आपके जम्मू कश्मीर से, पाडरी जो है वो गुजरात से और हुलास से आपके उत्तर प्रदेश से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2020 में जब आप देखते हैं ना, तो 2020 में ऑप्शन, ये जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, सॉरी मैचिंग के जो क्वेश्चंस है वो काफी सारे आए हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद और अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया है। ठीक है, सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था? VP वाडिया को, MN जोशी को, CF एंड्रूस को या जोसेफ बैप्टिस्ट को? तो ये भेजा गया था MN जोशी को, याद रखिएगा। ILO आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है जिसमें भी आपकी सूचियां देख लीजिए, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उत्तर वैदिक सभ्यता कैसी थी, ऋग्वैदिक समाज कैसा था हमारा और मध्यकाल कैसा है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी पूरी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज की बात करते हैं तो ये कृषक समाज था। सॉरी, ऋग्वैदिक समाज की अगर हम बात करते हैं तो चारगा समाज था और मध्यकाल जो था वो जमींदारी था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ग्रंथ जो है इन पर विचार करना है और इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। फतवा ए जहादारी, पृथ्वीराज दासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासिरी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1। यानी कि सबसे पहले किताबुल हिंद लिखी गई थी, फिर पृथ्वीराज दासो, उसके बाद तबकात ए नासिरी और फिर था आपका फतवा ए जहादारी। अगला क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन था, सिकंदर आदिल शाह था, अली आदिल शाह दो था या शाइस्ता खान था? तो ये था आपका अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी और विहित कर्तव्य, मतलब कौन सा किस काम के लिए अधिकारी यूज था वो बताना है। दीवान ए तन, मुस्तारफी, मुशरिफ या वकिया नवीस? तो दीवान ए तन का संबंध था आपके जागीर व वेतन से को देखना, मुस्ताफी का संबंध था राज्य की आय व्यवस्था का निरीक्षण करना, मुशरिफ का संबंध था आपके कार्यालय को संभालने के लिए और वाक्य नवीस था आपके प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करने का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा या शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान? तो यही आपका करेक्ट होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो मुल्तान में नहीं है बल्कि नई दिल्ली में है। ठीक है, निजामुद्दीन स्टेशन आप लोग गए होंगे, ट्रेनें पकड़ ली होंगी आप लोगों ने, तो वही निजामुद्दीन औलिया के नाम पे ही वो बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? शेखनूनी, शहाब नहर, नहर ए बेहशत या नहर ए आगरा? तो सही उत्तर है इसका शहाब ए नहर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या अकबर द्वितीय? तो सही उत्तर होगा इसका इब्राहिम आदिल शाह।
अगला क्वेश्चन है एक्सला शापेला 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, अंग्रेज का मद्रास को पुनः प्राप्त होना। तो ये दोनों ही कथन सही है। एक्सला शापेला का जो संधि हुई थी वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी। आपको याद है जब उस टाइम पे फ्रांस और इंग्लैंड में, वहां यूरोप में लड़ाई छिड़ी हुई थी ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर, और वहां की लड़ाई को इन्होंने भारत में भी कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो जब ये संधि होती है, ये संधि हुई थी यूरोप में। यूरोप में संधि का पालन करते हुए भारत में इन लोगों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र अपनाए, अधिकार किया हुआ था उन क्षेत्रों पे, वो एक दूसरे को इन्होंने वापस कर दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2, इसमें भारतीय शास्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। भारतीय शास्त्र अधिनियम का संबंध 1878 से है, शाही पद का संबंध 1876 से, उच्च न्यायालय का संबंध 1861 से है और विवाह विच्छेद का संबंध 1869 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया? तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न नेताओं में से किसने गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अंबेडकर जी का जो तीसरा आपका गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बाद ही पूना पैक्ट की जो गतिविधि होती है वो होती है, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत को लेकर वो जाते हैं और सरकार जो इंग्लैंड गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ये बात बोल दी जाती है। तो यही द्वितीय सम्मेलन में जिसमें गांधी गए थे और उनकी बात वहां पर नहीं बनी थी, उसके बाद जल्दी जल्दी तृतीय सम्मेलन भी कर दिया जाता है और उसके बाद पूना समझौता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो डेट वगैरह याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उसे एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कहानी के तौर पे कि ऐसा हुआ था, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। क्योंकि ये द्वितीय सम्मेलन में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि पूना पैक्ट क्यों हुआ था, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको एक लिंक रहे कि हाँ द्वितीय सम्मेलन में गांधी गए थे, गांधी के बाद ऐसे ऐसे ये काम हुआ था, उसके बाद जो अम्बेडकर जी के द्वारा वहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया था और फिर सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था उसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे और फिर होता है आपका पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका जजमानी आपके महाराष्ट्र में, 12 बलूट, इसको एक बार 1 मिनट रुकिएगा। देखिए जजमानी का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, 12 बलूट का संबंध महाराष्ट्र है, मिरासी का संबंध आपके तमिलनाडु से है और अडाडे का संबंध आपके कर्नाटक से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कर लिया। देखा मैंने कहा था ना इसमें सूचियां बहुत ज्यादा दे रखी हैं 2020 के पेपर में। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये कहाँ लिखी गई थी? लाला लाजपत के द्वारा। गीता रहस्य जो लिखी गई थी वो आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। द नेशन इन मेकिंग के लिखी गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा और इंडिया विंस फ्रीडम थी आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदर अली के द्वारा। तो ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना की थी, साथ ही साथ ठीक है ये जो पुत्र थे आपके उनके द्वारा भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा है आर। ठीक है, यानी कि आपका कथन और कारण दे रखा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसका सही उत्तर भी यही है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो पीछे क्वेश्चन दे रखा था आपका हैदर अली का, इनके जो पुत्र थे आपके
टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यहाँ जो हथियारों के लिए व्यवस्था की थी, हाँ, और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो कह सकते हैं डिप्लोमेट वो अदर देशों में भेजे थे। फ्रांस का इनके साथ अच्छा संबंध था, तो फ्रांसीसियों ने इनके हथियार तैयार करने में, युद्ध नीति सिखाने में इनका बहुत अच्छा योगदान दिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल जोड़ा गया था 1992 में। तृतीय तल का मतलब है आपका पंचायती राज, ठीक है, क्योंकि ये संघात्मक की बात कर रहा है। आपको पता है राज्य और संघ तो पहले से था, केंद्र राज्य। तीसरा तल जो जोड़ा गया था वो 1992 में संवैधानिक दर्जा देके पंचायती राज को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या नए राज्यों का प्रवेश। तो यही नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। तो ये है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उनको हटाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति की होती है, ना कि संसद की। आर्टिकल 317 में दे रखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्य परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण करके कोई, तो पहले तो बात तो है कि संविधान में कोई भी संस्था दे नहीं रखी है। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकरण जो जिसके अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण आता है, इसीलिए इसका आंसर संघ लोक सेवा के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा 323 का में इसको माना गया है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुदाय का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उससे संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न अध्यक्षों पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है आपकी रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नाम के अंतर्गत देश के किस भाग को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को, याद रखना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग क, ठीक है, यह आएगा आपका 4 का। राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, और संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का जो महान्यायवादी है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसको प्रावधानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति? प्राक्कलन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से 5 से 11 संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर इसके भाग की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता दे रखी है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति की व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। तो दोनों ही कथन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो पुरानी जो रस्में थी, रीति रिवाज थे, उनसे संबंधित भी आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इसने संबंध बताया है पुराने का और वर्तमान का। तो दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी इसकी सही की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि कुल मंत्री कुल सदस्य संख्या का केवल 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, और अभी न्यूनतम जो होंगे वो 12 होंगे और अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ये किया है केशवानंद भारती के केस में 1973। निम्न में ऐसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 में दे रखा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने लायक हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ठीक है, तो केवल एक सही है, याद रखिएगा, महान्यायवादी जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल पहला जो कथन है वही सही है। 55वां क्वेश्चन है, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण दे रखा है आपका। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि भारतीय संघात्मक को अर्ध संघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संघात्मक की जो प्रकृति है ना, वो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है, यानी कि संघ के साथ साथ वो एकात्मक की तरफ भी मुड़ी हुई है। जैसे कि भारत की जो न्यायपालिका है एकल स्तरीय न्यायपालिका है। ठीक है, तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला है, निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर यह हो सकती है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसको बुलाता है और लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद और सूची और प्रावधान दे रखा है। 61 में क्या है? 67 खा, 94 और 90। तो अनुच्छेद 61 में दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 खा में दे रखा है उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 में दे रखा है स्पीकर को हटाना और 90 में दे रखा है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो ये किया गया था अलग समिति के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, निम्न में सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता? तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों ही जो है वो HDI में शामिल हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस के द्वारा। गुन्नार मिर्डल, आशीष बोस या अमर्त्य सेन? तो ऑस्कर लुईस के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन TFR क्या होती है? TFR ये मतलब कितने तक हमें जनसंख्या रखनी है? तो ये रखनी है आपको 2.1 तक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ गणना विधि, कैलोरी विधि, पारिवारिक उपभोक्ता विधि, प्रति व्यक्ति आय? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है, याद रखिए। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है। ठीक है,
इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका सही है, ये सही नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ठीक है, प्रति परिवार 5 लाख की व्यवस्था दी गई है। अगला है, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2024 तक, जो कि चल रहा है इस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया? तो ये किया था 2010 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग। तो ये आता है नीति आयोग में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 68 क्वेश्चन है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहाँ पर कच्चा माल की समस्या नहीं होती है। तो देखिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि मुंबई है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट होगा। कलकत्ता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये भेजा गया था चटगांव या चिटगांव से। 70वां क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्न घटनाओं पर विचार करना है: नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक का लिंकेज, किसान क्रेडिट बैंक की स्थापना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो ये देखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, स्वयं सहायता समूह की 1982 में हुई थी, लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1992 से 1993 और किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 72 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्न में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण क्षरण, राजनीतिक एवं विकास, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो 80 के दशक में जो नकारात्मक था उसमें आपका राजनीतिक एवं विकास शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई और वह प्रतिवेदन क्या था? तो वो था आपका ऑल कॉमन फ्यूचर। उसके बाद ही आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रावधान थे वो शुरू हो गए थे। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? तो वो थे रेचल कार्सन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, बाकी ये तीनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। तो देखिए, दोनों ही कथन सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 2020 का ये पेपर है, इसमें करंट के वही क्वेश्चन है जो 2020 में पूछे गए थे पेपर में। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि करंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको स्पेशल पढ़नी है। ठीक है, वैसे तो आप सारे करंट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन जो स्पेशल चीजें पढ़नी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्न में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था अशोक साहनी को। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में विचार करिए। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्या होता है कि जब जो खरपतवार है वो ज्यादा समुद्र में रहने लगते हैं, तालाब में रहने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। बीओडी की डिमांड बढ़ने लगती है, जिस वजह से सुपोषण की स्थिति हो जाती है, यूट्रोफिकेशन की स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो 1973 में हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, वन्यजीव संरक्षण हुआ था 1972 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है 80वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, ये कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। 81 क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस या इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना रहता है? अगर नहीं हो तो औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समुदायों के पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सोर या सियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब भारत में पिरामिड स्थल पर सीधा जबकि जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है, अनुक्रमण के क्रम में समुदायों के प्रवस्थाओं जो एक के बाद एक दूसरे पर अध्याशित या अधिग्रहित रहती है, उसे क्रमण कहा जाता है या सोर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, क्रिया करके बनती है, ठीक है। अगला है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण इसका अंश नहीं है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एल्टन के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्री जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना या प्रवाल भत्ती का विरंजन। तो ये चारों ही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन या द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ये आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसके बाद ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर बाद में हुआ था 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ओके, अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे या शोम्पेन। तो बताइए, रेंगमा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि रेंगमा जो जनजाति है या मूल निवासी है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तुम्हारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं वो आपके अंडमान निकोबार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या रावी। तो सतलज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है जब तिब्बत मानसरोवर से ये निकलती है, 3 नदियां निकलती हैं उस साइड से, आपकी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजातीय अवस्थिति, अंगामी, नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो खस अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। सूची एक और तो सुमेलित कीजिए। देखिए मैंने कहा था ना, इसमें सूचियों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके 2020 में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो झील दे रखी है, उनकी अवस्थिति दे रखी है, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और काली वेली झील। तो देखिए साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में और काली वेली तमिलनाडु में, यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सारे ही एक दूसरे के साथ सुमेलित दे रखे हैं पहले से। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। तो हिमाद्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत है और बाकी ये सारी ही अवशिष्ट पर्वत है। नीचे वही सूची आ गई है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर और बेतवा। तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम गोवा में, कलेसर हरियाणा और बेतवा झारखंड, ठीक है। खनिज और उत्खनन क्षेत्र है आपके तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैंगनीज भीलवाड़ा और बॉक्साइट कटनी। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए
पहला और तीसरा सम्मिलित नहीं है, तांबा और बॉक्साइट, तांबा और मैंगनीज, ठीक है। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में, पीर पंजल और हिमाद्री के बीच में, महाभारत और धौलाधर के बीच में, या पीर पंजल और महाभारत के बीच में। तो ये स्थित है आपकी पीर पंजल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। यमुना नदी निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रम व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2। पहले चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा और फिर केन, ठीक है। अगला 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देश और इसको दे रखे हैं, कजाकिस्तान कारगांडा, यूक्रेन क्रेवोई, राग जर्मनी नॉर्मेंडी, फ्रांस पाइरेनीज। तो जर्मनी नॉर्मेंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, विश्व के निम्न प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे रसीले जो फल होते हैं उसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, याद रखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसको किस देश में किस नाम से बुलाया जाता है ये बताना है। तो देखिए बैगुआ को फिलीपाइंस में कहा जाता है, ठीक है, चक्रवातों को फिलीपाइन में बैगुआ कहा जाता है। हरिकेन कहा जाता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून कहा जाता है चीन में, और विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों में से किस पर स्थित है। ठीक है, तो डार्लिंग पर्वत श्रृंखला है वो किस क्षेत्र में, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है। तो ये है आपके दक्षिण पश्चिमी घाट पर, याद रखना। 101वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। फ्लोरिडा, कनारी, अगुलहास या क्यूराइल। तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है। ओके, फिर से सूची आगे, जातीय समूह और देश, यहूदी, टेडा, बुज, बेजा और लुर। तो देखिए यहूदियों जो यहूदी है वो आपके इजराइल से संबंधित है, ये तो वैसे भी याद रहना चाहिए, इस समय इतना ज्यादा विवाद चल रहा है। उसके बाद टेडा जनजाति लीबिया से है, बेजा मिस्र और लुर ईरान से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोरक्को, रबात, ट्यूनिशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीयर, केप वर्डे, बमाको। तो केप वर्डे आपका सही उत्तर है। केप वर्डो बमाको की राजधानी, केप वर्डो की राजधानी बमाको नहीं है, याद रखना। 104वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबोर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्न में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो ये है आपके मैंगनीज का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से सूची आ गई, पर्वत और देश है। एटलस पर्वत जो है वो आपके मोरक्को में है, ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बराजो आपका इक्वाडोर में, और पाइरेनीज फ्रांस में है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, रबर के लिए, चाय के लिए, टिन के लिए, कहवा के लिए। तो यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए मवांडा और भूमध्य रेखीय गिनी से होकर नहीं गुजरती, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गैबोन और सोमालिया से होकर गुजरती है, याद रखना। अगला है 108वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा है तो देखो ये तीनों ही राज्यों का हिस्सा है। हरियाणा का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं। तो कुल आपके 10 शहर हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख के नगर बने हैं। तो 1971 और 1981 में। सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्न नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन दिया। प्रयागराज में दिया था, यानी कि इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया। तो ये किया गया था मिर्जापुर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है। तो ये दिया है कुशीनगर को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके लखनऊ में, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है वापस से।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 2019 में। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये आपकी नीति आयोग की पहल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 117वां क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक योजना, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। ये की गई थी रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में अगस्त 2020 में निम्न स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये किया गया था आपके हुबली में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 120वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्न में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? तो संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे अमेरिका राष्ट्र भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई को 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था। तो ये केवल एक ही सही है, आप याद रखिएगा। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होगा? तो हरियाणा में होना था 2021 में, याद रखिए। निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है? तो मोहन बागान है इसका सही उत्तर। अगला है, भारत की पहली किसान रेल निम्न में से किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त को अपनी यात्रा संपन्न की थी? तो ये की गई थी आपकी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में। ठीक है। 126वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ईस्ट एशिया सम्मेलन सिंगापुर, G20 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारिट्ज या ईस्ट एशिया सम्मेलन बैंकॉक। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है आपका। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो कुल 6 क्षेत्र थे जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया था 2020 में। भारत के निम्न राज्यों में से किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत को शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहली बार हुआ है। निम्न में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन में 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? यूनाइटेड किंगडम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 130वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अपतटीय गश्ती जहाज है, वो है आपका सार्थक। सार्थक पूछा जा सकता है, 2020 में ही बना है, वैसे तो शायद ना आए, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। जो ये जहाज होते हैं या जो टेक्नोलॉजी होती है साइंस एंड टेक, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लगभग आप हर पेपर में देखेंगे 20-22 क्वेश्चन, 20 के एवरेज, 15-20 के एवरेज जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक से। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2020 में शुरू किया था? तो हरियाणा सरकार थी वो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला को वस्तुतः उद्घाटित किया था? तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? कनाडा सही उत्तर होगा। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति तैयार की गई थी। विगत 38 सालों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल दिया गया। ठीक है, तो केवल एक आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी आपके दिल्ली के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्रदान किया? तो ये क्या था? नांदी फाउंडेशन को। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों
भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का निम्न वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? तो अच्छा प्रदर्शन में शामिल किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से कौन सा विकसित शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये किया गया है आपका मथुरा और बनारस, याद रखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 140वां क्वेश्चन है, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंध करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हौसला 2018 के संदर्भ में विचार कीजिए। हौसला 2018 का आयोजन महिला और विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्न में से किस कानून के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 2 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। 143वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो ये ए गलत है, आर आपका सही होगा। ठीक है, 144वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था, 2019 में ईज ऑफ में 77वां स्थान था। तो 1 और 2 दोनों ही आपका सही है। 45वां क्वेश्चन है, योजना प्रारंभ वर्ष है, ये याद रखिएगा। पीएम जन आरोग्य योजना जो शुरू हुई थी वो आपकी 2018 में हुई थी। पीएम वय वंदना योजना आपकी 2017 में हुई थी। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में, और स्वच्छ भारत अभियान आपका 2014 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र होंगे, यही सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देना है। तो ये दोनों ही सही है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रकाशित करना था। तो पहला आपका जो है वो सही होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने 2020 का पेपर डिस्कस कर लिया है। 3 पेपर में और डाल चुकी हूँ, 23, 22 और 21 का। आप लोग ये पेपर जाके रिवाइज करते रहिए, बाकी मिलते रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।